आज हम लोग ना इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इस यूनिट का, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है ये क्या होता है, इसके लिए इसको पूरा समझने से पहले ना हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे सबसे पहले समझनी होगी, और वो चीज है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो सबसे पहले तो सबको करंट का मतलब पता ही है, जो हमने पढ़ के रखा है कि कोई वायर है, उसमें से चार्ज का फ्लो होता है, चार्ज के फ्लो को हमने टाइम से डिवाइड कर दिया, या हमें देता था करंट। इसको हम कहते थे कंडक्शन करंट, या अभी नाम नया सब सोच लेते कंडक्शन करंट। इस करंट, कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर होती है, ठीक है, जिसपे चार्ज फ्लो करता है अगर, तो उसकी खास बात होती है कि अगर हमने यहाँ पे कोई भी कॉम्पस को प्लेस कर दिया अगर ऐसे करके, तो उसके निडल पे डिफ्लेक्शन होता है। तो ये करंट कैरिंग वायर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट कैरिंग वायर जो होती है अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। वो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, उसका प्रूफ क्या है कि अगर हम कोई भी कॉम्पस को प्लेस करते हैं उसके आजू बाजू, तो वो वहां पे डिफ्लेक्शन दिखा। ये बात तो हमने पहले पढ़ के रखी हुई है। ओके। अब आगे क्या देखा गया कि मान लो कि हमारे पास एक हमने ऐसे करके प्लेट ली है, दो प्लेट है, और यहाँ पे ना हमने एक सोर्स लगा दिया, और यहाँ पे करंट का देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने प्लेस किया कॉम्पस को, ऐसा डिफ्लेक्शन हुआ। यहाँ पे करंट ऐसी जाती है, यहाँ पे भी देखा डिफ्लेक्शन हुआ। तो मतलब यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है। अच्छा, यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर हमने नीडल को यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो हम देखते हैं यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, जबकि इस दो प्लेट के बीच में हमने वैक्यूम रखा है। अगर वैक्यूम रखा है तो वहां पे तो कोई चार्ज हो ही नहीं सकता है, चार्ज मतलब मास होता है, और खाली जगह पे तो मास एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो अगर यहाँ पे चार्ज नहीं है, तो भी यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे करंट हमको देख बनते हुए दिख रहा है। ये एक सबसे बड़ा समझ लो कि एक चेंज था पूरे के पूरे साइंस की स्टडी में, क्योंकि अभी तक के लोगों को क्या पता था, अभी तक के लोगों को पता था कंडक्शन करंट, जो कि बनता है मूविंग चार्ज की वजह से। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी चार्ज नहीं है बीच में, स्पेस में, तो यहाँ पे करंट बना कैसे फिर? तब पता एक नई बात आई थी, और उस करंट को नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट। बोला गया कि ये जो करंट जो बनती है ना, ये ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि या इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लगातार चेंज करेगा, बिकॉज जैसे हमने यहाँ पे एसी सोर्स लगाया, यहाँ पे एसी सोर्स लगाने से क्या होता है, यहाँ पे एक इसके अक्रॉस वोल्टेज क्रिएट होता है, दो प्लेट के अक्रॉस। जो दो प्लेट के अक्रॉस जो वोल्टेज क्रिएट होगा, उससे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, क्योंकि अगर वोल्टेज क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होगा वी वायर से। ये वोल्टेज इस दो प्लेट के अक्रॉस लगातार वैरी करेगा, क्योंकि यहाँ पे सोर्स एसी है। अगर वोल्टेज वैरी करेगा तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैरी करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा है तो यहाँ पे फ्लक्स भी क्रिएट हो जाएगा। वो फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई टू ए हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैरी कर रहा है,
तो हमने क्या बोला कि उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट क्रिएट हो रहा होगा। ये बिल्कुल से नई तरह की करंट थी, ठीक है? और इसको कैसे समझा गया देखो, अंदाज़ कैसे लगाया गया कि यहाँ पे जो करंट बन रही है, यहाँ पे चार्ज तो फ्लो हो नहीं रहा है 2 प्लेट के बीच में, तो भी यहाँ पे करंट बन रही है। इसका एविडेंस क्या था? इसका एविडेंस था कि यहाँ पे मैग्नेटिक कॉम्पास पे डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अगर हमको कोई एक्सपेरिमेंट कोई रिजल्ट दिखा रहा है, तो इसका मतलब वो एक्सपेरिमेंट तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस कभी गलत नहीं हो सकते। अगर हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं डिफ्लेक्शन डिफरेंट करते हुए, मतलब यहाँ पे कहीं न कहीं करंट एक्सिस्ट करता है। वो करंट का कारण क्या हो सकता है? वो करंट का कारण एक ही हो सकता था कि यहाँ पे हमने यहाँ पे चार्ज वैरी हो रहा है, ठीक है? चार्ज वैरी होने से यहाँ पे वोल्टेज वैरी कर रहा है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा है, उससे इसके बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैरी कर रहा है। उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से यहाँ पे करंट बन रहा है। अगर हमने यहाँ पे डीसी सोर्स लिया और यहाँ पे अगर हमने सिर्फ अ चार्ज को यहाँ पे ला करके हमने चार्ज कर दिया, ठीक है? और चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट है, तो अगर हम ला करके यहाँ पे रखते थे, तो यहाँ पे देखते थे किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं होता था। अगर यहाँ पे हमने अगर ऐसे करके बैटरी ले ली, ठीक है? और ऐसे में लगा के रख दिया और कांस्टेंट का अगर यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट है, तो हम देखते थे डिफ्लेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या वैरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पे करंट को प्रोड्यूस करने। ओके, अब देखो, और ये जो बात है ना, ये बहुत लॉजिकल भी बैठती है, ठीक है? क्योंकि अगर तुम थोड़ा-सा पीछे जाओ ना, तुमने पढ़ा था कि फैराडे लॉ में अगर कभी भी फ्लक्स का चेंज होता था, चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूसेस ईएमएफ, यही सीखा था ना। ईएमएफ मतलब क्या? वोल्टेज हो गया। वोल्टेज मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है ना, डिवाइड कर दो खाली लाइन से। अब इन द सेम वे चेंज कौन-सा चेंज था? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस ईएमएफ, वोल्टेज या इलेक्ट्रिक। अब अगर मान लो यूनिवर्स में अगर कोई एक चीज हो रही है तो उसका उल्टा भी पॉसिबल होना चाहिए, ये एक इंट्यूशन कहता था। तो अगर कहीं पे मान लो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रहा है, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा भी होना चाहिए। देखो तो हो भी रहा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, इसका एविडेंस क्या है कि यहाँ पे कॉम्पास करो को डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो ये एक तरह की करंट थी जिसको हमने जिसको नई तरह की करंट सीखी गई थी, जो कि वैक्यूम में प्रोड्यूस हो रही थी। वो करंट को नाम दिया गया था डिस्प्लेसमेंट करंट। तो करंट 2 तरह की होती है, एक करंट जो चार्ज के एक्चुअल फ्लो से बनती है, जो कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे। क्योंकि हम जब हम पढ़ रहे थे करंट चैप्टर, वहाँ पे इसकी कोई भी बात नहीं हुई थी। इसलिए वहाँ पे एक ही करंट थी, तो एक ही करंट है तो हम उसको खाली बोल देते थे करंट। लेकिन जब यहाँ पे आकर के हमने एक नई करंट को सीखा है, तो अब चूँकि 2 करंट हो गई है। अब 2 करंट अगर हो गई है, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं कंडक्शन करंट पुरानी वाली को, और एक को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। क्योंकि अगर अगर दोनों के लिए करंट वर्ड अगर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा भाई कौन से करंट की बात की जा रही है, ठीक है? तो दिस इज़ कॉल्ड एज़ डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है? तो अब यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है? तो हमने यहाँ पे सबसे पहली चीज़ सीखी, इट इज़ अ करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वेरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका सिंबल क्या होता है? ठीक है, आईडी। और कंडक्शन करंट का सिंबल क्या होता है? आईसी होता है, ठीक है? क्योंकि अब देखो 2 अलग-अलग करंट की पढ़ाई हो रही है, तो हमको इसलिए दोनों के नाम अलग-अलग सेपरेट से बताने होंगे। क्लास में मान लो 2 बच्चे हैं, दोनों का सरनेम सेम है। अगर एक ही बच्चा है, सरनेम अगर उसका कुछ है, तो उसको टीचर सरनेम से बुलाती है। लेकिन अगर 2 बच्चे दोनों का सरनेम अगर सेम ही है, तो थोड़ी दोनों को सरनेम से बुलाएगी, फिर दोनों का अलग-अलग नाम बोलेगी, पूरा नाम बोलेगी। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। करंट तो शुरू में एक ही थी जब हमने पढ़ा। वहाँ पे एक ही करंट था तो उसको खाली करंट बोलते थे। अब 2 करंट हो गई है तो पूरा नाम बोलना पड़ेगा। एक कंडक्शन करंट और एक डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट बनता है बिकॉज़ ऑफ मूविंग चार्ज,
और डिस्प्लेसमेंट करंट बनता है बिकॉज ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से यहाँ पे करंट है, इसका एविडेंस क्या है? इसका एविडेंस ये है कि यहाँ पे कॉम्पस को रखो, कॉम्पस को रखेंगे तो उससे डिफ्लेक्शन होता है। और करंट क्या क्रिएट करता है? करंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं ना। अगर यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं करंट एग्जिस्ट करता है। करंट होगा तभी ना, बिकॉज फील्ड कौन क्रिएट करता है? फील्ड तो था म्यू नॉट आई था ना, टू आर। कहीं भी देखो तो करंट क्रिएट करता है फील्ड को, तो फील्ड क्रिएट हो रहा है मतलब यहाँ पे करंट है, और उस करंट को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। हाँ, रिलेशन होता है यहाँ पे। अभी हम वो रिलेशन देखने जा रहे हैं। ये तो अभी खाली थ्योरी की बात होगी, ठीक है। अब रिलेशन देखते हैं हम लोग इसका। अब देखो, ये हमने सीख करके रखा था कि एम्पियर्स लॉ, ठीक है। अभी रिलेशन भी देखेंगे हम लोग। एम्पियर्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एल इक्वल्स टू ब्यू नॉट आई। पहले ये जो आई लिखा गया था वो सिर्फ कन्वेक्शन वो था, क्या कहते हैं, कंडक्शन करंट था, ठीक है, एक्सप्रेशन, ठीक है। लेकिन बाद में क्या देखा गया कि ये यहाँ पर भी अगर लेकर के आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन दिखाया जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी एम्पियर्स लॉ एप्लीकेबल है क्योंकि यहाँ भी तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो पता ये जो फॉर्मूला था ना एम्पियर्स लॉ का, इसको मॉडिफाई कर दिया गया था। जो हमने पढ़ा वो तो था ही था, ये हमने ओरिजिनली यही पढ़ा था, लेकिन उसको मॉडिफाई करके क्या लिखा गया? इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, ठीक है। ये हमारा बन गया एक नया फॉर्मूला बन गया, क्या कहते हैं, एम्पियर्स लॉ का मॉडिफाइड फॉर्मूला, ठीक है। और एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो ये आगे जाके तुम देखोगे भी, दिस इज कॉल्ड एज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि अगर यहाँ पे कहीं कहीं ना कहीं अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो मैंने अगर यहाँ पे देखा तो यहाँ पे आईडी नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखा जा रहा है तो यहाँ पर आईसी तो है नहीं, तो ये अगर आईसी जीरो है तो फील्ड जीरो होना चाहिए। लेकिन क्या देखा गया कि यहाँ पर फील्ड नहीं है। मतलब ये वाला जो थ्योरी वाला जो था ये फेल हो रहा, क्योंकि थ्योरी क्या कहती है कि भाई अगर यहाँ पे आईसी जीरो है तो बी भी जीरो होना चाहिए, निकाल कर देख लो तुम, है ना। आईसी जीरो तो बी भी जीरो। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, यहाँ पे आईसी तो जीरो है लेकिन बी की वैल्यू जीरो नहीं है। तो बोला कि ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं गलत या इनकम्प्लीट है, तो इस पे एक चीज ऐड कर दी, यू नॉट आईसी प्लस आई, फिर आईसी वाज कंडक्शन करंट और दिस वाज डिस्प्लेसमेंट करंट। अब यहाँ पे क्या देखा गया कि फील्ड है, मतलब लेकिन यहाँ पे आईसी जीरो है, तो हमने आईसी को जीरो कर दिया और जो भी वैल्यू होगी आईडी की यहाँ पे उसको यहाँ पुट कर देते थे, तो हमको यहाँ से डेफिनेट वैल्यू ऑफ बी मिल जाता, ठीक है। ये जो फॉर्मूला तो था एम्पियर ने दिया था, इसको आगे जाके मॉडिफाई किया था। ये जो पार्ट एक्स्ट्रा जो लिखा था ना, ये लिखा था इस पे मैक्सवेल ने लिखा था, ठीक है। तो इसलिए इसका जो पूरा नाम है ना फॉर्मूले का, इसका नाम पड़ गया एम्पियर्स मैक्सवेल। इसके साथ एम्पियर्स, ठीक है, एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ। अब ये देखा गया कि ये तो आपको समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, एम्पियर्स लॉ क्या था, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, ये भी समझ में आपको आ गया अच्छे से। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा बिटवीन टू प्लेट्स,
लिख देता हूँ मैं, एक्सप्रेशन फॉर मैक्स डिस्प्लेसमेंट करंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाता है Q बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है ना, दो प्लेट के बीच में अगर ऐसा था, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है सिग्मा बाय टू ऐड कर दो, ई था, इसको मैं लिख सकता हूँ Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। इसको मैंने क्या किया, ऊपर भेज दिया, तो एप्सिलॉन नॉट ई है इक्वल टू Q, इसको दोनों, इसको लिख दिया हमने एप्सिलॉन नॉट पाई ई इक्वल टू Q, या स्मॉल p लिखा, स्मॉल p लिख देते हैं। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट dq by dt, dq by dt तो करंट होता है इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट e phi by dt। अब dq by dt क्या हो जाता है, करंट हो जाता है। यही करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस करंट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको मैंने लिख दिया id इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d phi by dt। ठीक है, ये हमारा बन गया एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट टाइम द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स गिव्स अस द करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको सबको नोट कर लो। और काफी तुम देखो सिमिलैरिटी दिख रही होगी तुमको यहाँ पर। ईएमएफ का फॉर्मूला था डी फाइव बी बाई डी टी, साइन तो दिखाता था आपको वो, और करंट क्या जाता आई इक्वल टू आर डी फाइव बाई डी टी। हाँ देखो, तो ये फ्राइडे लॉ था ना, करंट था पूरा वोल्टेज अपॉन, इसको बोले सॉरी वन बाय आर। ठीक है, आई था वन बाय आर डी फाइव बाई डी टी। यहाँ पे देखो तो कुछ सिमिलर एक्सप्रेशन है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, यहाँ पे था कंडक्शन करंट। काफी कुछ सिमिलर होता है, जैसे कि फ्लक्स का चेंज हमको देता है ईएमएफ। ठीक है, एक तो आगे हम देखते हैं कि जो ये हमने क्या देखा था कि जो इंटीग्रेशन था बीडीएल का, इसको हमने क्या लिखा था, म्यू नॉट आईसी प्लस आईडी। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, म्यू नॉट आईसी प्लस आईडी के बदले में क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट डी फाइव ई बाई टी। कुछ नहीं है, तो पहले हमने लिखा था, अभी हमने एक डिस्प्लेसमेंट करंट का अपने एक और एक्सप्रेशन ढूंढ लिया, तो हम लोग उसको नए एक्सप्रेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशन, इरेज कर लेते हैं।
नया टॉपिक हमारा अब आ गया मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो मैक्सवेल्स इक्वेशन है ना, ये जो भी तुमने एक्सप्रेशन पढ़े अभी तक की, चाहे एम्पियर्स लॉ का पढ़ा हो, चाहे तुमने फैराडे लॉ का पढ़ा हो, ठीक है, वो जितने भी इक्वेशन थे, गॉस लॉ हो गया, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सारे के सारे लॉस को उसने एक साथ कलेक्ट करके लिखा। और उसने, देखो ये जितने भी लॉस थे ना, ये किसी और के लॉ, लेकिन फिर भी मैक्सवेल का नाम क्यों साथ में आ गया? क्योंकि मैक्सवेल ने उन अलग अलग लॉ को पकड़ा और उससे समझाया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। इसीलिए मैक्सवेल का इतना बड़ा नाम हो गया। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो तुम रियलाइज करते हो कि वो दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशन होगी, क्योंकि अगर वो उसकी कहानी नहीं बन पाती तो आज कोई भी चीज जो हम जो इतना जो कम्युनिकेशन करते हैं मोबाइल फोन के थ्रू, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैक्सवेल ने क्या किया था, अलग अलग इक्वेशन को पकड़ा था और उससे एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनती है। तो अगर हम बात करें ना, तो मैक्सवेल्स की 4 इक्वेशंस है और ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं। पहला, तुम इसमें कोई नई चीज नहीं सीखोगे, तुम उसमें पुरानी चीजें सीखोगे, लेकिन तुम उसका थोड़ा नया एप्लीकेशन सीखोगे। पहला, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन, ठीक है। ये गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये क्या कहता है कि कभी भी आ, इससे क्या कंक्लूड किया गया कि कभी भी अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब अंडरस्टूड है कि वहां पे चार्ज होगा। अगर कहीं पे चार्ज प्रेजेंट है तो तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अंडरस्टूड है कि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं पर अगर अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है तो अंडरस्टूड है कि वहां पे चार्ज, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ठीक है। और अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये था पहला, ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला गया था? कंक्लूजन ये निकाला गया कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चार्ज। सेकेंड, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। इसमें क्या था कि इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब कभी भी अगर सर्कुलर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो हो जाएगा वीडीएस का, इससे क्या बातें कंक्लूड की गई कि पहली बात ये बताई गई कि मोनोपोल्स इन मैग्नेट्स डू नॉट एक्सिस्ट। साउथ पोल और नॉर्थ पोल हमेशा कैसे रहते, साथ साथ ही रहते, कभी भी वो अलग अलग नहीं हो सकते। दूसरा, नंबर ऑफ, ये भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस entering a Gaussian surface is equal to field lines field line exiting the surface, ठीक है।
का मतलब क्या हुआ? अगर मान लो कोई भी गॉसियन सरफेस है, पहली बात तो मैग्नेट अगर लिया तो नॉर्थ और साउथ हमेशा साथ में। दूसरी बात, अगर मान लो कोई गॉसियन सरफेस है, कभी भी मान लो कोई अगर एक फील्ड लाइन अगर ऐसे निकलती है, तो उतनी फील्ड लाइन यहाँ पे एंटर भी करनी चाहिए। तभी तो टोटल फ्लक्स 0 होगा। बाहर को अगर पॉजिटिव लेते हैं, अंदर को नेगेटिव लेंगे, तो सबका सम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ से 2 बातें हम निकाल सकते हैं कि ऐसा होना कंपल्सरी है। ये है तो ये है, ये है तो ये है, ठीक है? दोनों एक्चुअली क्या एक ही चीज़ है, लेकिन कहने का तरीका बस अलग है। अब एक ही चीज़ को अलग-अलग तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पे ये ये बोल दे तो अंडरस्टूड है कि ये बात है, सेकंड पॉइंट बोल दे तो अंडरस्टूड है कि फर्स्ट पॉइंट, ठीक है? ये हमारा हो गया 4 इक्वेशन में से 2 इक्वेशन हो गए जो मैक्सवेल ने हमको बताए। अ, अब देखो थर्ड और फोर्थ। थर्ड है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मतलब क्या होगा कि ई हो जाएगा माइनस डी फाइव बी बाई डी। ईएमएफ हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसी को उसने आगे क्या लिखा? इसको आगे लिखा गया था सर्कुलर इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएन। तो ये देखो ईएमएफ क्या हो गया? वोल्टेज हो गया। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था? ईडीएल था ना, इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बी बाई डी। ठीक है? तो ये अब देखो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला गया कि कभी भी अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कभी भी चेंजिंग होगा तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि अगर इसको मैं लिख दूं ऐसा ईडीएन टू माइनस ए वेक्टर, ए को बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट अगर तो यहाँ से कंक्लूड किया हमने दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक। इससे ये बात को कंक्लूड किया गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं करेगा तो डीवी बाई डी जीरो हो जाएगा, तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। नोट कर। तो उसके बाद देखो आप आगे, ये थर्ड हो गया। अभी फोर्थ जो मैंने बताया था तुमको अभी, अभी ये लिखा था मैंने एम्पियर्स मैक्सवेल सर्क्यूटल लॉ। इसमें मैंने क्या बताया कि जो बीडीएल था इक्वल्स टू म्यू डॉट आईसी प्लस आईडी। ठीक है, बीडीएल इक्वल्स टू म्यू डॉट आईसी प्लस म्यू डॉट या एप्सिलॉन डॉट डी फाइव ई बाई डी टी।
यू डॉट, इसको भी क्या लिख सकता हूँ, ए डी बाई डी। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर सोचो कि इससे हमने क्या देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्शन करंट एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक। और अगर स्पेस में अगर बात करें ना, तो वहां पे कंडक्शन करंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ठीक है। जैसे स्पेस जैसे सन के पास है, ठीक है, उधर पे वहां पे तो कोई कंडक्शन करंट हो नहीं सकती वैक्यूम में। तो वहां पे अगर हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो रही है तो कौन प्रोड्यूस कर सकता है वहां मैग्नेटिक फील्ड, तो आंसर है चेंजिंग इलेक्ट्रिक, ये फोर्स से निकला, ठीक है। तो तुम अगर ध्यान से देखो ना, यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सेकेंड पॉइंट तुम देखो कि मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, तो आंसर है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, तो आंसर है चेंजिंग मैग्नेटिक। यही क्या होता है, यही जो कहने का मतलब है, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। एक फील्ड दूसरे फील्ड को क्रिएट करता है, और यही कंसेप्ट होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। क्योंकि अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ठीक है, तो ये दो चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो तुमने सीखी है ना, तो मैं इन दोनों थर्ड और फोर्थ को मैं एक साथ लिख देता हूँ। चेंज इन वन फील्ड प्रोड्यूसेस अदर्स, ये थर्ड और फोर्थ को मैंने साथ में लिख दिया, और यही पूरा का पूरा बेसिस होता है ईएम वेव्स के फॉर्मेशन। अब देखो, इतना समझ में आ गया। तो एग्जाम में कुछ अगर सबसे इंपॉर्टेंट है ना इस चैप्टर से, एक तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है वो पूछा जा सकता है। हालांकि ये चैप्टर बहुत छोटा है, इससे कोई हमारे एग्जाम में कोई बहुत ज्यादा वेटेज नहीं होगा, 3 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो बहुत बड़ी बात है। अगर बात करते हैं इसमें, तो डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा जा सकता है, मैक्सवेल के इक्वेशन पूछे जा सकते हैं। और हाँ, इस चैप्टर से अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज अगर आती है तो वो रटने वाली चीज है कि तुमको अलग अलग, ये हम जो पढ़ रहे हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे हैं, इस पे अलग अलग पार्ट हो गया, यूवी रेज होगा, इंफ्रारेड होगा, इनके यूजेस आते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो यूजर्स तो लास्ट में आएंगे, तुम लोग उसको देख लेंगे। अभी हमने एक चीज सीखी है अभी तक की, कि एक फील्ड का जो चेंज होता है वो दूसरे फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब अब देखो, चार्ज की बात कर अगर हम करें ना, चार्ज की अगर हम बात करें, तो चार्ज जो होते हैं वो अलग कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं। एक हो सकता है रेस्ट, रेस्ट चार्ज क्या प्रोड्यूस करता था, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करो, प्रोड्यूस करता था। अगर चार्ज की बात करें हम लोग, तो चार्ज दो अगर मोशन हो रहा है, तो मोशन वाले चार्ज की दो बातें हो सकती है। एक, एक वो चार्ज हो सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव, और दूसरा वो मूव कर सकते हैं वेरिएबल वेलोसिटी से।
या वेरिएबल वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन हो गया। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से वो प्रोड्यूस करता है ई वेक्टर एंड बी वेक्टर, और ये ई वेक्टर कैसा रहेगा, वो तो कांस्टेंट ही रहता है, ये भी कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी चेंज कर रही है। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, वेरिएबल इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो हम ये अभी हमने क्या सीखा, जो हमने सीखा है अभी कि मैक्सवेल्स के हमें 4 इक्वेशन सीखे, ठीक है, और हमने ये मैक्सवेल ने ये भी बोला था कि अगर कोई चार्ज अगर ऑसिलेट करता है, ऑसिलेटिंग चार्ज एग्जांपल होता है एक्सेलरेटेड चार्ज, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग उसके ही इक्वेशन से, ये हमने ये तो हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, ये हमने पढ़ा था क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ये हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड में। अब यहाँ पे ये जो कहानी बढ़ रही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कहानी बढ़ रही है कि अगर चार्ज एक्सेलरेट करता है, अगर वो ऑसिलेट करता है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं, वेरी करते हैं। ठीक है, एक काम करो ना, मैं क्लास एंड करो फिर से ज्वाइन करो ना, फिर से ज्वाइन करो ना।